हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडेस क्लास। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में जो हम क्लास 10th के कंप्यूटर के चैप्टर 6 को डिस्कस करेंगे, जो कि है CSS। तो यहाँ पे CSS के बारे में हम डिस्कस करेंगे। CSS से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं इंट्रोडक्शन को। देखिए, अगर हम बात करें वेब पेजेस की, जब भी जो है आप वेबसाइट को विजिट करते हैं तो होता क्या है, एक रिक्वेस्ट जाती है वेबसाइट के पास में, जो वेब सर्वर होता है उसके पास एक रिक्वेस्ट आती है और उस रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग जो है आपको रिजल्ट देखने को मिलता है। लेकिन सर्वर से जो है आपको न्यू डेटा तब तक नहीं मिलेगा जब तक कि आप जो है न्यू रिक्वेस्ट वहाँ पे नहीं देते हैं। तो इस तरीके से जब तक आप रिक्वेस्ट नहीं करेंगे सर्वर से डेटा के लिए, तब तक आपको न्यू डेटा नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे ये जो है एक तरीके का ड्रॉबैक है। तो इस ड्रॉबैक को ओवरकम करने के लिए यूज़ करते हैं DHTML, जिसकी फुल फॉर्म होती है डायनामिक HTML। तो यहाँ पे इसका यूज़ करते हैं। तो डायनामिक HTML एक्चुअली में है क्या, ये जो है कॉम्बिनेशन होता है स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का और HTML का। इन दो चीज़ों का एक कॉम्बिनेशन होता है। तो यहाँ पे इस तरीके से हम कह सकते हैं डायनामिक जो वेब पेज होते हैं उनको क्रिएट करने के लिए जो है हम DHTML का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, स्टैटिक और डायनामिक वेब पेज का पहले कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। पहले बात करते हैं स्टैटिक वेब पेज की। तो स्टैटिक वेब पेज देखिए होते क्या है। स्टैटिक का मतलब होता है अनचेंज, मतलब कि ऐसे वेब पेज जहाँ पे कि जो कंटेंट होता है वो आपका चेंज नहीं होता है। मतलब कि जैसा कंटेंट पड़ा हुआ वेब सर्वर पे है वैसा ही आपको डिस्प्ले होता है, उसमें कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिलता है। ऐसा नहीं कि इंडिया से आप एक्सेस कर रहे हैं तो कुछ और दिखेगा, या अमेरिका से एक्सेस कर रहे हैं तो कुछ और दिखेगा। यहाँ पे जो है इस तरीके से कोई भी डेटा में चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलेगा, और जो कंटेंट होगा उस वेब पेज पे वो ऑटोमेटिक भी चेंज नहीं होगा। तो इस तरीके के वेब पेज को बोलते हैं हम स्टैटिक वेब पेज। बात करते हैं दूसरे टाइप के वेब पेज की, जो कि है डायनेमिक। तो डायनेमिक वेब पेज जो है वो ऐसे वेब पेज होते हैं जो कि आपके जनरेट होते हैं यूज़र की रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग। मतलब कि ये जो है यूज़र के अकॉर्डिंग जनरेट होते हैं। जैसे कि अगर इंडिया से एक्सेस कर रहे हैं तो कुछ और तरीके का वेब पेज डिस्प्ले होगा, अमेरिका से एक्सेस कर रहे हैं तो कुछ और तरीके का होगा, या फिर हो सकता है मैं एक्सेस कर रहा हूँ तो मुझे कुछ और वेब पेज दिखाई दे, आप एक्सेस करें उस वेब पेज को तो कुछ और दिखाई दे। तो मतलब कि यूज़र की एक्टिविटी के बेस पे जो है वो अलग अलग हो सकता है। मतलब जिस तरीके की चीज़ें आपने सर्च कर रखी होंगी उस तरीके की चीज़ें आपको डिस्प्ले होंगी। नॉर्मली यूट्यूब के होम पेज की अगर हम बात करें तो आपके फ़ोन में या आपके कंप्यूटर में जो है वो वीडियोज़ डिस्प्ले हो रहे होंगे जिस तरीके की वीडियो आप देखते हैं, और मेरे कंप्यूटर पे या फिर मेरे मोबाइल फ़ोन पे जो है मेरे इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग जो है वीडियो डिस्प्ले होते हैं। तो जिस तरीके की चीज़ आप ब्राउज करते हैं उसी तरीके का वेब पेज आपको डिस्प्ले होता है। और डायनामिक वेब पेज में एक चीज़ और होती है कि जो कंटेंट होता है वो आपका चेंज होता रहता है। जैसे कि अगर हम बात करें जो न्यूज़ वाले वेब पेजेस होते हैं, तो वहाँ पे देखिए आपने देखा होगा कि अभी जो है कुछ और कंटेंट आ रहा होगा, थोड़ी देर बाद देखेंगे तो कुछ और कंटेंट आएगा। मतलब कि जो कंटेंट है वो चेंज होता रहता है, जो भी वेब पेज डिस्प्ले हो रहा है वो चेंज होता रहता है। और यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि हर यूज़र को जो है वेब पेज एक जैसा ही दिखाई देगा। उसका जो कंटेंट है वो लोकेशन के अकॉर्डिंग भी चेंज हो सकता है। तो इस तरीके के जो वेब पेज होते हैं उनको बोला जाता है डायनेमिक वेब पेज। तो इसीलिए इस तरीके के जो डायनेमिक वेब पेज होते हैं वो ज़्यादा यूज होते हैं, और इन्हीं को क्रिएट करने के लिए जो हम DHTML का यूज़ करते हैं। तो आई होप अभी तक आप लोगों को इतनी चीज़ समझ में आ गई होगी कि डायनेमिक वेब पेज होते क्या हैं। अब आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि DHTML है उसका यूज़ क्या होता है। DHTML की फुल फॉर्म होती है डायनेमिक हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। जो HTML है उसी में क्या होता है, आपका डायनेमिक ऐड हो जाता है। तो इस तरीके से आपका ये बन जाता है DHTML। और ये जो है कॉम्बिनेशन है HTML और स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का, जिसमें कि ज़्यादातर यूज होती है जावा स्क्रिप्ट। तो इस तरीके से जो DHTML है उसको यूज़ करते हैं हम क्रिएट करने के लिए डायनेमिक वेब पेज। जो डायनेमिक वेब पेज होते हैं उनको क्रिएट करने के लिए DHTML का यूज़ किया जाता है। और जो भी डायनेमिक वेब पेज इसकी हेल्प से क्रिएट होते हैं वो कैसे होते हैं, इंटरेक्टिव होते हैं, एनिमेटेड होते हैं, रिस्पॉन्सिव होते हैं। मतलब कि यूज़र के एक्शन के बेस पे जो है वो आपके वेब पेज जनरेट होते हैं। तो आई होप आप लोग को DHTML का यूज़ समझ में आ चुका होगा। तो यहाँ पे आप बात कर लेते हैं DHTML के कंपोनेंट्स की। तो DHTML के कंपोनेंट की अगर हम बात करें तो DHTML के कुछ कंपोनेंट होते हैं। पहला है HTML। तो HTML के बारे में जो है आप लोगों को अच्छे से पता होगा कि HTML का काम क्या होता है। ये जो है आपका बेसिकली वेब पेज को क्रिएट करने के लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट है CSS। CSS की फुल फॉर्म होती है कैस्केडिंग स्टाइल शीट, जो कि आपके वेब पेज को फॉर्मेट करने के लिए यूज़ होती है। मतलब कि वेब पेज को और अट्रैक्टिव बनाना है अगर आपको, तो उसके लिए हम CSS का यूज़ करते हैं। और थर्ड कंपोनेंट है आपका स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। कोई भी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज जो है वो आपके HTML के साथ में यूज़ हो सकती है। मतलब कि DHTML के साथ में यूज़ कर सकते हैं आप किसी भी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज को। ज़्यादातर जो है वो जावा स्क्रिप्ट यूज़ होती है। तो इस तरीके से तीन जो है मेन कंपोनेंट है आपके DHTML के। तो यहाँ पे तीन कंपोनेंट में से जो हम HTML को ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। HTML के बारे में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि किस तरीके से HTML वर्क करा जाता है, किस तरीके से हम HTML में जो है वेब पेज को क्रिएट करते हैं। अब यहाँ पे इस चैप्टर में जो हम मेन डिस्कस करेंगे वो CSS के बारे में डिस्कस करेंगे कि CSS क्या होती है और इसको जो है किस तरीके से HTML के साथ में इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो चलिए इसकी बात कर लेते हैं। तो देखिए, CSS की बात करें
तो CSS की फुल फॉर्म जैसा कि मैंने आपको बताया कैस्केडिंग स्टाइल शीट इसकी जो है फुल फॉर्म होती है। अब अगर हम बात करें तो ये है क्या, ये जो है एक लैंग्वेज है जिसको कि हम यूज़ करते हैं HTML डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट करने के लिए। मतलब कि जो आपका वेब पेज क्रिएट करा है आपने HTML की हेल्प से, उसको अगर आप और ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाना चाहते हैं और ज़्यादा स्टाइलिश बनाना चाहते हैं तो वो आप CSS की हेल्प से कर सकते हैं। मतलब कि कह सकते हैं ये जो है एक तरीका है स्टाइल प्रोवाइड करने का HTML को। तो एक तरीके से हम जो है इसका यूज़ करके वेब पेज को बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बना सकते हैं। तो आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा CSS क्या होती है। अब हम बात करते हैं कि जो CSS है इसके एडवांटेज क्या क्या होते हैं। तो एडवांटेज की अगर हम बात करें तो CSS जो है वो आपका टाइम सेव करती है, क्योंकि यहाँ पे जो है आप जो है फॉर्मेटिंग को मल्टीपल वेब पेजेस में यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जिन वेब पेजेस में जो है आप फॉर्मेटिंग CSS की हेल्प से करते हैं वो वेब पेज जो है काफ़ी ज़्यादा फास्ट लोड होते हैं। और CSS की हेल्प से जो है आप कंट्रोल कर सकते हैं लेआउट बहुत सारे डॉक्यूमेंट का एक सिंगल स्टाइल शीट में। एंड साथ ही CSS जो है वो ज़्यादा कंट्रोल देता है आपको लेआउट के ऊपर। जो भी लेआउट आप अप्लाई करना चाहते हैं अपने वेब पेज पे, उनके ऊपर जो है ज़्यादा कंट्रोल आपका CSS प्रोवाइड करता है। इसके अलावा CSS में जो है बहुत सारे लेआउट होते हैं जिसको कि आप डिफरेंट मीडिया टाइप पे अप्लाई कर सकते हैं। और साथ ही साथ CSS की जो कंपेटेबिलिटी है वो मल्टीपल टाइप के डिवाइसेस के साथ में होती है। तो ये जो यहाँ पे कुछ एडवांटेज हो गए। अब अगर हम बात करें इसकी लिमिटेशन की, तो लिमिटेशन कह सकते हैं या फिर डिसएडवांटेज कह सकते हैं। तो यहाँ पे जो मेन लिमिटेशन है या फिर जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि CSS की जो कंपेटेबिलिटी है उसमें प्रॉब्लम आपको देखने को मिलती है। जो वेब ब्राउजर्स होते हैं वहाँ पे जो है इसकी कंपेटेबिलिटी को लेके काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। मतलब कि एक वेब पेज आपने क्रिएट करा है विद द हेल्प ऑफ CSS, तो हो सकता है वो वेब पेज आपका गूगल क्रोम पर रन कर जाए, लेकिन सेम वेब पेज हो सकता है आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर या फिर जो है आपका मोजिला फायरफॉक्स पर रन ना करे। मतलब कि डिफरेंट वेब ब्राउजर पे जो है आपको डिफरेंट टाइप के रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। तो यही जो है इसका मेन डिसएडवांटेज है, डिसएडवांटेज कह सकते हैं या फिर लिमिटेशन है। तो चलिए अब जो हम देख लेते हैं कि किस तरीके से हम CSS को यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हम बात करें इसको अप्लाई करने की, किस तरीके से हम CSS को HTML डॉक्यूमेंट में अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए सभी को पता होगा कि HTML का डॉक्यूमेंट जो है वो आप किस तरीके से बनाते हैं। मतलब कि जो वेब पेज है वो HTML का यूज़ करके आप किस तरीके से बनाते हैं। यहाँ पे देखिए जो हमारा बेसिक सा कोड है, तो सभी को पता होगा कि HTML में हम क्या करते हैं, सबसे पहले HTML लिखते हैं, फिर हेड लिखते हैं, फिर जो हम अपने वेब पेज का टाइटल देते हैं और उसके बाद में टाइटल को क्लोज करते हैं, हेड को क्लोज करते हैं, फिर बॉडी स्टार्ट करते हैं और बॉडी में जो हम वो कंटेंट लिखते हैं जो भी हम चाहते हैं वेब पेज पर डिस्प्ले कराना। इसके बाद हम बॉडी क्लोज कर देते हैं, फिर जो हम HTML वाले टैग को क्लोज कर देते हैं। तो इस तरीके से ये जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है, और इस तरीके से मान लीजिए मैं जो कोड लिखता हूँ तो इसका आउटपुट जो है मुझे इस तरीके से देखने को मिलेगा। मतलब कि जो लाइनें मैंने यहाँ पे बॉडी के बाद में लिखी हुई हैं वो मेरे आउटपुट में देखने को मिल जाएंगी। तो इस तरीके से हमारा वेब पेज क्रिएट हो जाता है। तो सभी को पता होगा कि HTML में किस तरीके से वेब पेज को बनाते हैं। इतना काम जो है मुझे लगता है सभी को आता होगा। अब देखिए अगर हम बात करें CSS की, तो CSS को जो हम इसी डॉक्यूमेंट में अप्लाई करते हैं, जो कोड हमने यहाँ पे लिखा है, ये जो कोड हमने यहाँ पे लिखा है, इसी में जो हम CSS को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो CSS की हेल्प से बेसिकली जो वेब पेज हमारे यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, इसको हम और ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाते हैं। इसमें जो है फॉर्मेटिंग अगर हमें अप्लाई करनी है तो वो हम CSS की हेल्प से कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें CSS को अप्लाई करने की, तो CSS को अप्लाई करने के 3 तरीके होते हैं या फिर आप कह सकते हैं 3 मेथड्स होते हैं। तो पहला मेथड होता है इनलाइन मेथड, जिसको कि एट्रीब्यूट स्टाइल बोला जाता है। सेकंड मेथड की अगर हम बात करें तो होता है इंटरनल स्टाइल शीट, जिसको कि हम बोलते हैं टैग स्टाइल। और थर्ड मेथड होता है एक्सटर्नल स्टाइल शीट, जिसको कि हम बोलते हैं लिंक टू अ स्टाइल शीट। तो ये 3 तरीके हैं जिनकी हेल्प से जो आप एक HTML डॉक्यूमेंट में CSS को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो चलिए इन तीनों मेथड को हम 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम पहले वाले मेथड की, जो कि है मेथड 1, जिसको कि हम बोल रहे थे इनलाइन मेथड, या फिर जो है इसको बोलते हैं एट्रीब्यूट स्टाइल। तो देखिए इस मेथड को अप्लाई करने से पहले मान लीजिए आप चाहते हैं जो वेब पेज है उसमें इस तरीके से बैकग्राउंड कलर अप्लाई करना चाहते हैं, येलो कलर का बैकग्राउंड कलर अप्लाई करना चाहते हैं अपने वेब पेज में। तो देखिए इस तरीके से जो बैकग्राउंड कलर है इसको हम अप्लाई कर सकते हैं। नॉर्मली अगर हम HTML की बात करें तो हम क्या करते हैं, मेनली हम जो है यहाँ पे बॉडी के अंदर BG कलर एट्रीब्यूट लगाते हैं और यहाँ पे जो है कलर का नेम दे देते हैं। अगर मैं इस तरीके से अपने HTML डॉक्यूमेंट में BG कलर लिख के येलो लिख दूंगा तो मेरा जो बैकग्राउंड कलर है वो येलो हो जाएगा। मतलब कि मुझे जो है इस तरीके से आउटपुट देखने को मिल जाएगा। लेकिन अगर मैं बात करूं कि इसी चीज़ को मैं CSS की हेल्प से करना चाहता हूं तो किस तरीके से करूंगा। मतलब कि पहला वाला जो CSS का मेथड है इनलाइन मेथड, अगर मुझे जो है इसका यूज़ करके ये काम करना होगा तो मैं किस तरीके से करूंगा, उसको हम यहाँ पे देखेंगे। तो चलिए इसको देख लेते हैं। तो देखिए इनलाइन मेथड का यूज़ करके आप किस तरीके से CSS को अप्लाई कर सकते हैं HTML डॉक्यूमेंट में। यहाँ पर आप लोग इस कोड को देख सकते हैं। देखिए आपको जो है यहाँ पर बॉडी टैग में अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब कि बॉडी टैग में BG कलर एट्रीब्यूट ना लिख करके
आप लिखेंगे स्टाइल। स्टाइल का मतलब ये हुआ कि आप जो है यहाँ पे CSS स्टाइल अप्लाई कर रहे हैं। और उसके बाद में डबल कोट में आप लिखेंगे बैकग्राउंड कलर। अब बैकग्राउंड कलर जो है वो एक प्रॉपर्टी होती है। प्रॉपर्टीज़ को जो हम बाद में डिस्कस करेंगे कि कौन सी प्रॉपर्टी का क्या वर्क होता है। फिलहाल के लिए इतना समझ लीजिए कि जो बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी है इसका यूज होता है बैकग्राउंड में कलर को सेट करने का। तो यहाँ पे देखिए बॉडी टैग में मैंने लिख दिया स्टाइल और लिख दिया बैकग्राउंड कलर, और उसके बाद में कॉलन लगा के हम लिख देंगे यहाँ पे कलर का नेम। तो जो कलर का नेम आप यहाँ पे लिखेंगे वही कलर आपका बैकग्राउंड में अप्लाई हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए कलर का नेम लिखने के बाद में आपको सेमीकोलन लगाना पड़ेगा। तो इस तरीके से जब आप टैग के अंदर ही स्टाइल को अप्लाई करते हैं तो उसको बोलते हैं इनलाइन मेथड, या फिर आप इसको बोल सकते हैं इनलाइन स्टाइल शीट। तो यहाँ पे इस तरीके से कोड को आप रन करेंगे तो आपको जो है इस तरीके से आउटपुट देखने को मिल जाएगा। तो चलिए मैं इसको आपको प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूँ। तो जल्दी से मैं जो है यहाँ से कोड को कॉपी कर लेता हूँ जिससे कि हमारा जो है टाइपिंग में टाइम वेस्ट ना हो। मैंने इसको कॉपी कर लिया है। अब चलते हैं नोटपैड++ में। तो यहाँ पे देखिए नोटपैड++ में मैं आ चुका हूँ और उस कोड को जो है मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ये मैंने पेस्ट कर दिया यहाँ पे। अब देखिए इसको सेव कर देते हैं और इसको सेव कर लेता हूँ मैं डेस्कटॉप पे। डेस्कटॉप पे जो है मैंने CSS के नाम से एक फ़ोल्डर बनाया है, इसमें सेव कर रहा हूँ और इसका नाम मैं रख दे रहा हूँ page1.html। ये मैंने सेव कर दिया है। अब यहाँ पे देखिए पहले नॉर्मली मैं जो है क्या करता हूँ, इस स्टाइल शीट को हटा देता हूँ। मैं नॉर्मली यहाँ पे देखिए आपको इस तरीके से करके दिखाता हूँ। BG कलर लगाता हूँ। BG कलर जो नॉर्मल तरीका है उसको करके दिखाता हूँ पहले, और यहाँ पे कर देता हूँ मैं येलो। सेव करते हैं। ये मैंने सेव कर दिया है और अब जो है उस फोल्डर को ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे रहा हमारा ये वेब पेज, इसको जो है मैं ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से जो है बैकग्राउंड कलर अप्लाई हो गया है। अब अगर मैं बात करूँ कि इसी काम को मैं जो है CSS के हेल्प से किस तरीके से करूँगा, तो देखिए करके दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ पे जो है मैं लिख देता हूँ, जो हमारा पहले वाला कोड था वो लिख देता हूँ। मैं यहाँ कर देता हूँ Ctrl+Z। इस तरीके से देखिए मैंने यहाँ पे स्टाइल शीट को अप्लाई कर दिया है। मैंने यहाँ पे लिखा है स्टाइल, फिर लिखा है बैकग्राउंड कलर और उसके बाद मैं लिख दिया कलर का नेम। अब इसको सेव कर देता हूँ Ctrl+S से। ये मैंने सेव कर दिया। अब उस वेब पेज को दोबारा से ओपन करता हूँ और यहाँ पे देखिए जो वेब पेज है इसको ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं बैकग्राउंड में जो है अभी भी येलो कलर अप्लाई हो गया है। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि इनलाइन स्टाइल शीट क्या होती है। मतलब कि जो इनलाइन CSS है उसको किस तरीके से जो आप अपने HTML डॉक्यूमेंट में अप्लाई कर सकते हैं। इस मेथड में बेसिकली आपको करना क्या होता है, जिस टैग में भी आपको फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है उसमें ही जो है आपको जाकर इस तरीके से जो है यहाँ पे फॉर्मेटिंग अप्लाई कर देनी होती है। मान लीजिए यहाँ पर कोई और टैग होता H1 या फिर जो है हमारा पैराग्राफ टैग होता, तो उसमें भी जो है मैं इस तरीके से स्टाइल अप्लाई कर सकता था। मतलब कि एक तरीके से जैसे हम टैग में जो है एट्रीब्यूट अप्लाई करते हैं उसी तरीके से जो हम यहाँ पे स्टाइल लिख के उस प्रॉपर्टी का नाम लिख देंगे जिसको कि हम अप्लाई करना चाहते हैं। तो इस तरीके से हर एक टैग में जो है आपको ये काम करना पड़ता है। तो इस तरीके से हर एक टैग में जब आप स्टाइल को डिफाइन करते हैं तो इसी मेथड को बोला जाता है इनलाइन CSS मेथड। आई होप आप लोग को समझ में आ चुका होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट मेथड की, जो कि हमारा इंटरनल स्टाइल शीट। तो चलिए बात करते हैं इंटरनल स्टाइल शीट की। देखिए नॉर्मली हम क्या करते हैं, जो वेब पेज होता है अगर मान लीजिए उसमें हमें बैकग्राउंड कलर को अप्लाई करना है तो हम क्या करते हैं, जो बॉडी टैग है उसमें BG कलर एट्रीब्यूट को लगा देते हैं और उसके बाद में कलर का नेम दे देते हैं। और अगर हम बात करें इनलाइन स्टाइल शीट की तो हम क्या करते हैं, इस BG कलर को हटा के यहाँ पे क्या कर देते हैं, बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी को लगा देते हैं। देखिए जो इनलाइन CSS है उसमें मैंने आपको बताया था कि आपको जो है प्रॉपर्टी को हर एक टैग में डिफाइन करना पड़ता है। मतलब कि जिन जिन टैग के लिए भी आपको CSS को इम्प्लीमेंट करना है तो उन टैग में जाकर के आपको क्या करना होता है, प्रॉपर्टी को डिफाइन करना होता है, जो कि हम ऑलरेडी देख ही चुके हैं। लेकिन अगर हम बात करें इंटरनल की तो इंटरनल में हम करते क्या है, जितने भी हमारे टैग होते हैं जिनमें कि हमें CSS को अप्लाई करना होता है तो उनको जो हम स्टार्टिंग में डिफाइन कर देते हैं। देखिए यहाँ पे जो है मैंने टाइटल टैग के बाद में जो है स्टाइल को डिफाइन करा है और मैंने यहाँ पे लिखा है स्टाइल टाइप इक्वल टैग/CSS। इसका मतलब ये हुआ कि मैं यहाँ पे जो है CSS को डिफाइन कर रहा हूँ और इसके बाद में जिन जिन टैग में भी जो है मुझे CSS को इम्प्लीमेंट करना है उन टैग को मैं यहाँ पे लिख दूंगा और उनके अंदर जो भी प्रॉपर्टी मुझे अप्लाई करनी है, जो भी फॉर्मेटिंग मुझे अप्लाई करनी है वो मैं लिख दूंगा। जैसे कि अभी के केस में मैं जो है मैंने यहाँ पे बॉडी टैग के लिए यहाँ पे प्रॉपर्टी डिफाइन कर दी है कि मैं जो है यहाँ पे बैकग्राउंड कलर को डिफाइन करना चाहता हूँ। कौन सा रहेगा, येलो कलर का रहेगा। तो इस तरीके से मैंने जो है ऊपर ही बता दिया है कि बॉडी टैग की प्रॉपर्टी ये रहेंगी। अब नीचे जो है मैं बॉडी टैग का जहाँ पे भी यूज़ करूँगा ये वाली जो फॉर्मेटिंग है वो ऑटोमेटिक अप्लाई हो जाएगी। मतलब कि बैकग्राउंड कलर येलो अप्लाई हो जाएगा। इसके अलावा मान लीजिए यहाँ पे आपका पैराग्राफ टैग होता या H1 टैग होता, उसमें मैं यहाँ पे कोई प्रॉपर्टी अप्लाई कर देता तो यहाँ पे जितनी बार भी मैं H1 लिखूंगा या H2 लिखूंगा या फिर पैराग्राफ टैग लिखूंगा
उतनी बार जो है वो सेम प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएगी। तो बेसिकली हम जो है इंटरनल स्टाइल शीट में जो भी टैग होते हैं उनको पहले ही डिफाइन कर देते हैं। ऐसा नहीं है कि इनलाइन की तरह हमें हर एक टैग में डिफाइन करना पड़ेगा, इस तरीके से आपको डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो आई होप आप लोग को इंटरनल स्टाइल शीट भी समझ में आ रही होगी। तो चलिए मैं जो है आपको इसको प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे जो है इस कोड को मैं कॉपी कर लेता हूँ, ये मैंने कॉपी कर लिया है। अब चलते हैं नोटपैड प्लस प्लस में। देखिए यहाँ पे जो है उस कोड को मैं पेस्ट कर देता हूँ, ये मैंने पेस्ट कर दिया है। तो यहाँ पे देखिए जो है मैंने बॉडी टैग की जो प्रॉपर्टी है वो पहले अप्लाई कर दी है। तो यहाँ पे जो है इसको सेव कर देते हैं Ctrl+S से, और अब जो है वेब पेज को ओपन करते हैं। हमारा ये रहा फोल्डर, यहाँ से जो है मैं इस वेब पेज को ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं बैकग्राउंड में जो है यहाँ पे अप्लाई हो गया है येलो कलर। तो इस तरीके से जो आप इंटरनल स्टाइल शीट का भी यूज़ कर सकते हैं। मतलब कि सिंपल सा इतना सा चेंज है इनलाइन और इंटरनल में, कि इनलाइन में आपको क्या करना पड़ता है कि हर एक टैग में जो है आपको जाकर डिफाइन करना पड़ता है। मतलब जिस टैग में भी जो है आपको CSS इंप्लीमेंट करनी है उस टैग में जाना पड़ेगा और उसके अंदर आपको स्टाइल डिफाइन करना पड़ेगा। लेकिन इंटरनल की अगर हम बात करें तो इंटरनल में जो है आप जितने भी टैग में डिफाइन करना चाहते हैं CSS, उन सबको जो है ऊपर ही डिफाइन कर सकते हैं। उसके बाद में जो है जहाँ पे भी वो टैग नीचे आप डॉक्यूमेंट में लिखेंगे उनमें जो है ऊपर वाली प्रॉपर्टी ऑटोमेटिक अप्लाई हो जाएंगी। बाद में जो है आपको नीचे डिफाइन करना नहीं पड़ेगा। लेकिन इनलाइन स्टाइल शीट में ये चीज़ नहीं थी। वहाँ पे जो है बॉडी टैग को मान लीजिए मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, इसके बाद में मान लीजिए नीचे बॉडी टैग लिखूंगा, या सपोज कि मान लीजिए पैराग्राफ टैग मैंने एक बार लिख दिया तो उसमें कुछ स्टाइल मैंने डिफाइन कर दी। उसके बाद में नीचे मैं पैराग्राफ टैग फिर लिखता हूँ, तो वहाँ पे जो है मुझे दोबारा से स्टाइल डिफाइन करना पड़ेगा। इनलाइन स्टाइल शीट में जो आपको हर बार टैग में डिफाइन करना पड़ता है, लेकिन इंटरनल स्टाइल शीट में आपको ऐसा करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो आई होप आप लोगों को इंटरनल और इनलाइन CSS दोनों ही समझ में आ चुकी होगी। अब बात करते हैं तीसरे मेथड की, मतलब कि थर्ड टाइप की जो CSS है उसको डिस्कस कर लेते हैं, जो कि है एक्सटर्नल CSS। तो एक्सटर्नल CSS की बात करते हैं। देखिए एक्सटर्नल CSS की अगर मैं बात करूं तो ये जो है सबसे ज़्यादा बेस्ट तरीका है CSS को इम्प्लीमेंट करने का। मतलब कि इसमें करना क्या होता है, सबसे पहले जो है आपको जो CSS है उसका कोड जो है आप अलग फाइल में ले लेंगे। मतलब कि आप जो है नोटपैड में एक अलग फाइल बनाएंगे और वहाँ पे जो उन टैग को लिखेंगे जिनमें कि आप फॉर्मेटिंग डिफाइन करना चाहते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूँ कि मान लीजिए मुझे जो है यहाँ पे बैकग्राउंड कलर अप्लाई करना है, तो मैं क्या करूँगा, एक अलग फाइल बनाऊंगा और उसमें जो है मैं डिफाइन कर दूंगा बॉडी टैग, और बता दूंगा कि बॉडी टैग के अंदर मुझे जो है क्या फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है। जैसे कि मैंने क्या करा है, यहाँ पे मैंने लिख दिया है बैकग्राउंड कलर येलो। मतलब कि बॉडी टैग जो होगा उसमें बैकग्राउंड कलर क्या रहेगा, येलो रहेगा। तो इस तरीके से यहाँ पे ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी है। इसके अलावा अगर आप चाहें तो कितने भी टैग यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। मैंने जो है यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए एक टैग डिफाइन कर दिया है। आप यहाँ पे कितने भी टैग डिफाइन कर सकते हैं। और फिर होगा क्या, जो फाइल आप बनाएंगे CSS वाली, इसको जो है आप अलग सेव करेंगे। और इसको सेव किस तरीके से करेंगे, इसका कुछ नेम देंगे और इसको जो आप .css एक्सटेंशन के साथ में सेव करेंगे। .html के साथ में ये फाइल सेव नहीं होगी। इसके बाद में इस फाइल को क्या करेंगे, आप लिंक करेंगे अपने HTML डॉक्यूमेंट में। मतलब कि जो थर्ड मेथड है एक्सटर्नल स्टाइल शीट वाला, इसमें जो है आपको लिंक करनी पड़ती है अपनी स्टाइल शीट। तो किस तरीके से लिंक करेंगे, देखिए ये हमने जो है एक तरीके से फाइल बना ली है और इस फाइल को जो हमने स्टाइल 1 के नाम से सेव कर दिया है, जिसकी कि एक्सटेंशन जो है वो हमारी क्या रहेगी, .css रहेगी। इसके बाद में हम करेंगे क्या, हम जाएंगे HTML वाले डॉक्यूमेंट में और वहाँ पे जो इस वाली फाइल को हम लिंक कर देंगे। किस तरीके से लिंक करेंगे, देखिए यहाँ पे टाइटल वाले टैग के बाद में आपको जो है कुछ इस तरीके से कोड लिखना पड़ेगा। आप लिखेंगे लिंक, फिर लिखेंगे REL और इक्वल करके लिखेंगे स्टाइल शीट। स्टाइल शीट को डबल कोड में रखेंगे, फिर लिखेंगे टाइप और इक्वल करके लिखेंगे टैग/CSS। फिर आप लिखेंगे हर्फ और हर्फ के बाद में जो है इक्वल करके आप लिख देंगे अपने स्टाइल शीट वाली फाइल का नेम। मतलब कि ये जो फाइल है इसका नेम यहाँ पे लिख देंगे। तो यहाँ पे हमारी फाइल का नेम है style1.css। मैंने यहाँ पे इस तरीके से लिख दिया है। तो सिंपल से इसका मतलब ये है कि ये वाली जो स्टाइल शीट हमने अलग फाइल में बनाई है, इसको हम यहाँ पे लिंक कर रहे हैं। अब इसको लिंक करने से होगा क्या, जो भी यहाँ पे आपने टैग डिफाइन कर रखे होंगे और उन टैग के अंदर जो भी प्रॉपर्टी आपने अप्लाई कर रखी होंगी, वो सारी की सारी फॉर्मेटिंग, वो सारी की सारी प्रॉपर्टी जो है आपके इस वाले डॉक्यूमेंट में अप्लाई हो जाएंगी। जैसे कि यहाँ पे बॉडी टैग को डिफाइन कर रखा है, तो इसके अंदर जहाँ पे भी बॉडी टैग होगा उसके अंदर ऑटोमेटिक क्या होगा, ये वाली फॉर्मेटिंग अप्लाई हो जाएगी। ऐसे अगर मान लीजिए और कोई टैग यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं, तो वो वाला टैग मान लीजिए इस वाले डॉक्यूमेंट में कहीं पे भी होगा, तो उसके अंदर वो फॉर्मेटिंग ऑटोमेटिक अप्लाई हो जाएगी। तो इस तरीके से आप जो है एक स्टाइल शीट को लिंक कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस वाली स्टाइल शीट को लिंक करने से क्या होगा, आपका सेम इफेक्ट इस तरीके से आ जाएगा। मतलब कि जो बैकग्राउंड कलर है वो आपका अप्लाई हो जाएगा। तो चलिए इसको मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे करते हैं। तो यहाँ पे जो हमने स्टाइल लगा रखा है इसको हम यहाँ से हटा देंगे। इस पूरे को जो हम यहाँ से हटा देंगे। ये मैंने यहाँ से हटा दिया है और मैं जो है यहाँ पे न्यू फाइल को ओपन कर लेता हूँ
और यहाँ पे जो है मैं इस कोड को पेस्ट कर दूंगा। मतलब कि यहाँ पे जो है मैं बॉडी टैग में जो है इस तरीके से प्रॉपर्टी को डिफाइन कर दूंगा और इस वाली फाइल को जो है मैं यहाँ पे सेव कर दूंगा। मैं जाऊँगा सेव पे और यहाँ पे जो है इसका नाम दे देता हूँ सपोज कि माई स्टाइल डॉट CSS। यहाँ पे आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो स्टाइल शीट वाली फाइल होगी इसमें जो है एक्सटेंशन रहेगी .css। अब देखिए यहाँ पे जो है इसको सेव कर देता हूँ, ये मैंने सेव कर दिया है। अब इसके बाद में ये जो फाइल है मैं यहाँ पे देखिए दिखाता हूँ, ओपन में जाके आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं माई स्टाइल के नाम से इस तरीके से फाइल आ गई है। तो इस वाली फाइल को जो हम इस वाले वेब पेज में लिंक करेंगे, तो किस तरीके से करेंगे चलिए समझ लेते हैं। तो लिंक करने के लिए हम इस वाले फाइल में जाएंगे और यहाँ पे जाने के बाद में जो टाइटल टैग है इसके बाद में जो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो है उस कोड को लिख देंगे। हम यहाँ पे इस तरीके से लिख देंगे लिंक रेल और इसके बाद में लिखेंगे स्टाइल शीट, फिर लिखेंगे टाइप इक्वल टैग /CSS। इसके बाद में हर्फ करके हम लिख देंगे उस स्टाइल शीट का नेम। हमारी स्टाइल शीट का नेम क्या है, माई स्टाइल। मैं लिख दूंगा माई स्टाइल। इसके बाद में जो है इस डॉक्यूमेंट को कंट्रोल से सेव कर देंगे और अब जो हम उस वेब पेज को ओपन करते हैं। यहाँ पे देखिए वेब पेज को मैं ओपन करता हूँ तो आप लोग देख सकते हैं सेम इफेक्ट जो है वो आपका अभी भी अप्लाई हो गया है। मतलब कि जो एक्सटर्नल स्टाइल शीट है उससे जो है यहाँ पे इफेक्ट अप्लाई हो गया है इस डॉक्यूमेंट में। तो आई होप आप लोग को एक्सटर्नल स्टाइल शीट भी समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से आप जो है एक अलग फाइल बना के उसको जो है किस तरीके से HTML डॉक्यूमेंट में लिंक कर सकते हैं। तो अब जो है मैंने आपको तीनों ही मेथड बता दिए हैं कि किस किस तरीके से जो आप CSS को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपने HTML डॉक्यूमेंट में। अब देखिए हम जो प्रॉपर्टीज़ हैं इनको डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिनकी हेल्प से जो है आप बहुत सारी फॉर्मेटिंग को अप्लाई कर सकते हैं। तो अब जो हम प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे और यहाँ पे देखिए जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हम पढ़ेंगे उन सबको हम इम्प्लीमेंट करेंगे एक्सटर्नल स्टाइल शीट की हेल्प से। तो चलिए यहाँ पे बात कर लेते हैं प्रॉपर्टीज़ की। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फ़ोन प्रॉपर्टीज़ को। तो स्टूडेंट फ़ोन प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। आज के इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। जो नेक्स्ट वीडियो होगा हमारा मतलब कि इस चैप्टर का जो पार्ट 2 होगा उसमें जो हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। सो स्टूडेंट दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।